नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कल ये वीडियो हमारे द्वारा अपलोड की गई थी सवाल जवाब के नाम से, जिसमें हमने दोस्तों आपके सभी सवालों के जवाब दिए थे प्रवक्ता मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को लेकर, और आपको बताया था कि प्रवक्ता का पैटर्न अब उतना अच्छा नहीं है जितना पहले हुआ करता था। इसके बाद फिर दोस्तों आयोग के द्वारा भी अभिलेख सत्यापन का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया है और 7 मार्च से लेकर 28 मार्च तक का विस्तृत कार्यक्रम दोस्तों जारी किया गया है। ठीक है, तो ऐसे में जो स्क्रूटनी टेस्ट है या अभिलेख सत्यापन, इससे रिलेटेड आपके काफी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में भी काफी सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद जो हमने अगली वीडियो बनाई थी उसमें भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम एक एक करके आपके सभी प्रश्नों के आंसर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको अपने चैनल पे जितने भी कमेंट आते हैं उनको दिखाऊंगा, आपके नाम भी लूंगा और आपके आंसर भी दूंगा एक एक करके। देखिए सहनवाज वारसी जी पूछते हैं, ग्रीटिंग ऑफ द डे सर, माय ओबीसी सर्टिफिकेट विल गेट एक्सपायर्ड इन द डे टू कम। व्हेन आई filled the application form for lecture it was valid date wise, but now it is no longer valid. It will lose its validity on Feb 20 this year. The verification is in March. Should I go for updating, remaking it, or I can use the same as it was filled online? It's been 1.5 years since the advertisement came on the surface. Kindly guide. I appreciate your effort. Thanks a billion for your concern. देखिए शहनवाज वारसी जी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आपने फॉर्म भरा था उस समय पर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट वैलिड था, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चाहे वो भले ही एक्सपायर हो रहा हो तो कोई बात नहीं, आप पुराना वाला ले जाइए वहां पर। नए वाले के लिए फिलहाल अभी अप्लाई मत करना। मेरे हिसाब से हो सकता है कि वो पुराना वाला कहीं आपको वहां जमा ना करना पड़ जाए। तो मेरे हिसाब से आप एक काम करिए, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को निपटा लीजिए, फिर उसके बाद आप फिर उसको अपडेट करवा लीजिएगा, मतलब चेंज करवा लीजिएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा सा नियम होता है कि जब आपके एडवर्टीजमेंट की लास्ट डेट होती है फिलिंग फॉर्म की, वो समय तक आपका जो डॉक्यूमेंट है वो दोस्तों वैलिड होना चाहिए। अब इसमें कई सारे प्रश्न ये भी पूछ रहे थे लोग कि जब फॉर्म आए थे तब दोस्तों हमारा मतलब कि मेरा एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट तब वैलिड नहीं था, तो फिर मैंने नया एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बनाया, तो क्या वो वैलिड होगा? ऑफ कोर्स वो वैलिड होगा अगर वो लास्ट डेट से पहले तक बन गया हो। ठीक है, जो लास्ट डेट है, मान लेते हैं प्रवक्ता के मुख्य परीक्षा की लास्ट डेट 18 अक्टूबर है, आपने 18 अक्टूबर से पहले तक उसको बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मान लेते हैं फॉर्म निकले 20 सितंबर से 18 अक्टूबर तक का आपको समय, तो 20 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आप बनवा लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 18 अक्टूबर से पहले पहले वो बन लेना चाहिए, उसके बाद का वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है कि ओबीसी सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर्ड होने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम तो कभी भी हो सकता है भाई। एग्जाम तो 4 साल बाद भी हो सकता है, 10 साल बाद भी हो सकता है और 4 महीने बाद भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है जब तक आपने फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के दौरान और उसके लास्ट डेट तक वो वैलिड होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। कई सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए कह रहे हैं देवाशीष सर, आई एम अ प्राइमरी गवर्नमेंट टीचर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड कम फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी। आई एम अ नेटिव ऑफ उत्तराखंड। कैन आई फिल द फॉर्म फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी इन अपकमिंग यूकेपीएससी लेक्चर? तो देखिए देवाशीष जी, इसमें सिंपल सा रूल है, आप यूकेपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं रिजर्व कैटेगरी में तभी जब आप उत्तराखंड के अधिवासी होंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यहाँ का तो आप अप्लाई कर सकते हैं रिजर्व कैटेगरी में, अदरवाइज आपको रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, तो जो आरक्षण का लाभ है वो केवल उत्तराखंड के अधिवासी छात्रों के लिए ही अनुमन्य है। सिंपल सी लाइन है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे कमेंट देखते हैं। देखिए बॉटनी वाले कह रहे हैं रिस्पेक्टेड सर, यूकेपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर चुनने की प्रक्रिया भी बिल्कुल गलत है, उस पर अपनी राय दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल गलत है, उस पर कभी अपनी राय दूंगा, कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और कमेंट देखिए। डीकू क्या कहते हैं, सर प्रणाम, मैंने आवेदन पत्र भरते वक्त स्थायी पता गलत डाल दिया, पत्र व्यवहार के समान, क्या मुझे दस्तावेज सत्यापन में कोई समस्या होगी? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आयोग आपसे एफिडेविट मांग ले इस संदर्भ में। देखिए स्थायी पता एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वैसे देखा जाए तो, परमानेंट एड्रेस, क्योंकि जब आप वहां पर जाएंगे तो आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी का आप दिखाएंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट। अदरवाइज मेरे हिसाब से वैसे कोई इतनी बड़ी गलती है नहीं,
क्योंकि यूकेपीएससी में अगर आप देखें तो बाहर के कैंडिडेट्स भी अप्लाई करते हैं, तो आपको स्थायी पता का तब दिक्कत आती है जब आप आरक्षण ले रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी स्थायी पता अगर आपने गलत डाल दिया कोई बात नहीं, आप वहाँ पर अपना सर्टिफिकेट लेकर जाइए और उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। दोस्तों सारा जो चीज़ होती है वो एक्सप्लेनेशन की होती है, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, चलिए ये तो हमारे कमेंट में हमारे चीज को बोल रहे हैं। भुवन सती जी बोलते हैं सर मेरे पास आवेदन पत्र व फीस रसीद नहीं है, सर इसके लिए मार्गदर्शन कीजिएगा। ज्यादातर लोग, अभी चलिए इसका जवाब देता हूं, आवेदन पत्र कहां से डाउनलोड करेंगे उसके बारे में बताता हूं, कुछ चीजें और देख लेते हैं। देखिए कुमारी रंजना बोली है प्रारंभिक परीक्षा के समय में मेरे स्नातक व स्नातकोत्तर के केवल अंतिम वर्ष की अंक तालिका व डिग्री को ही स्कैन किया गया है। स्नातक के प्रथम व द्वितीय वर्ष की अंक तालिका और प्रस्नातक की भी प्रथम वर्ष की अंक तालिका स्कैन नहीं की गई। आवेदन को इस कारण कोई समस्या नहीं आएगी, कोई समस्या तो नहीं आएगी, नहीं आनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपने केवल अंतिम वर्ष की अंक तालिका और डिग्री को स्कैन किया है कोई बात नहीं, आप एक काम करना, अपने सारी अंक तालिका और डिग्री को लेकर जाना और वहां पर बता देना कि किसी कारणवश ये नहीं हो पाया, ठीक है। समस्या नहीं आनी चाहिए। अब ये कोई इतने बड़े रीजन नहीं बनते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाए, ठीक है। चलिए अब मैं भुवन सती जी का जवाब दे देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आप अपने आवेदन पत्र को निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा यूकेपीएससी की वेबसाइट पर। तो दोस्तों आपने कुछ नहीं करना है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी वेबसाइट पर आ जाइए, ठीक है। यहाँ पर आप जाना रिसेंट अपडेट में मोर में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ का जो कल अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम है, इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। इसको जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख रहे हैं लघु विज्ञप्ति, विस्तृत विज्ञप्ति, चेकलिस्ट, देशना पत्र, और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप जब क्लिक करेंगे तो आपने कुछ नहीं करना है, अपनी ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, सिक्योरिटी की यहाँ पर डालिए, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी की यहाँ पर डाल दीजिए और लॉगिन कर दीजिए, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड है तो यहाँ पर फॉरगेट में कर देना, ठीक है। फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर है तो यहाँ पर क्लिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब हो जाएगा, ठीक है। तो फॉरगेट पासवर्ड में आपके पास एक मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से अपने पासवर्ड को दोबारा से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको अपना ऑनलाइन जो आवेदन पत्र आपने भरा होगा वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करना, ईमेल आईडी डालना अपनी, ठीक है, पासवर्ड डालना, ठीक है, और यहाँ पर आप स्क्रूटनी जो भी आपकी जो सिक्योरिटी की है दोस्तों यहाँ पर डाल देंगे तो आपका हो जाएगा। अभी मेरे पास कोई इस तरह की कोई डेमो आईडी है नहीं, क्योंकि भाई मैंने तो भरा नहीं था ये फॉर्म, अदरवाइज मैं आपको बता देता कि भाई किस तरीके से इसको किया जाता है, ठीक है। अभी मेरे पास कोई ऐसी ईमेल आईडी या पासवर्ड नहीं है कि जिससे मैं निकाल सकूं, ठीक। तो फिलहाल आप समझ जाइएगा कि यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बात रही रसीद की, तो रसीद के लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए जब ऑनलाइन फॉर्म निकालेंगे तो वहां पर आपको हो सकता है कि वहां पर रसीद का भी मिले, अगर नहीं मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां चले जाना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए रसीद है, आप कह सकते हैं कि भाई हमने आपको जमा कर दी है, और उनके पास जो फाइल है वो फाइल में, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि रसीद हमने जमा कर दी है, तो रसीद आपकी जमा होगी तो उनके पास भी एक फाइल बनी हुई होगी, उस फाइल में वो रसीद रखी हुई होगी। डोंट वरी अबाउट दैट, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, रसीद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भुवन सती जी आपको अपना जवाब मिल गया होगा। देखिए कमला भट्ट क्या बोलते हैं, सर मेरा लेक्चरर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्शन हुआ, मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ गलतियां हुई, जैसे हाई स्कूल में मेरे आगे नाम के आगे कुमारी है, बीएड की डिग्री और मार्कशीट में सिर्फ नाम है, बीए फाइनल की मार्कशीट में मेरे पिता का एक अल्फाबेट अतिरिक्त आया है। यही दिक्कत बीएड की मार्कशीट और प्रमाण पत्र में फॉर्म भरते हुए हाई स्कूल की मार्कशीट इशू ईयर में गलती हुई और बीए की फाइनल मार्कशीट इशू में गलती हुई। तो कोई बात नहीं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, एक एफिडेविट लग जाएगा, सब नाम और नाम में अगर कोई भिन्नता होती है तो उसके बदले एक शपथ पत्र लग जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। जहां पर ये कुमारी और ये वो वाला जो सीन है वहां पर तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। होता है क्योंकि जो नीचे कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं 9th-10th में आपकी कुमारी लगा जाता है, ऊपर कुमारी नहीं लिखा जाता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो आप इशू डेट में भी अगर कोई गलती हुई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो कुछ अपनी राय दे रहे हैं। अगला देखिए संजय जोशी क्या कहते हैं, सर मेरा एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जुलाई 2021 में एक्सपायर हो रहा था, सो मैंने रिन्यू करवाया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी क्या, और मुझे पहले वाला सर्टिफिकेट तो नहीं ले जाना पड़ेगा। देखिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप पहले वाले सर्टिफिकेट को ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जब आपने फॉर्म भरा था
तो मैंने पहले ही बोला फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपने अगर नया बनवा लिया है तो आप वो नए वाले को ले जाइए, पुराने वाले को ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर पुराना वाला पड़ा है तो ले जा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जमा हो गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने अगर पुराना जो आपने नया जो आपने रिन्यू वाला भरा है, रिन्यू जो आपने उसको कराया था, तो आपने उसकी डिटेल डाल दी होगी, तो आप उसको ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अभी तो अगले बढ़ते हैं। अभी कुछ यहाँ पर एलटी के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू सर, मैं अपना, पुष्कर भट्ट बोलते हैं, सर मैं अपना एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन रिन्यू करना भूल गया था, जो कि अब एक्सपायर हो चुका है, पर जब मैंने लेक्चर का फॉर्म भरा था तो उस समय वो वैलिड था। तो डीवी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? कुछ नहीं हो सकता, कोई डोंट वरी, जाओ आराम से डीवी दे के आओ, ठीक है। लर्नर जी क्या बोलते हैं, सर जनरल कैटेगरी में अगर जो सब कैटेगरीज होंगी, जैसे पूर्व सैनिक, दिव्यांग सीट में अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिलता तो वो सीट जनरल वालों को मिलेगी या वैकेंट रह जाएगी? देखिए ये प्रश्न काफी लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि अगर कोई सीट है, अगर उसमें पूर्व सैनिक या दिव्यांग कैटेगरी या दिव्यांग सीट में अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिलता तो वो सीट क्या जनरल वालों को मिल जाएगी या वैकेंट रह जाएगी? दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन एंड वर्टिकल रिजर्वेशन, ठीक है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में होता है क्या है कि अगर कैंडिडेट्स नहीं मिलता है तो वो सीट जनरल वाले को मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अभी तक ये दिव्यांग में रूल नहीं था, दिव्यांग भी वैसे देखा जाए तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आता तो दिव्यांग की सीट खाली चली जाती थी। लेकिन अभी मैंने वो जियो अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि दिव्यांग की सीट क्या हो जाए, जनरल कैंडिडेट्स को मिल जाए, ठीक है। तो अभी इसके बारे में जवाब देना पॉसिबल नहीं होगा, पहले मैं चाहूंगा कि मैं उस जियो को पढूं, फिर उसके बाद ही आपको राइट आंसर दूंगा। फिलहाल लेकिन ऐसा तो होता है कि जैसे हॉरिजेंटल कैटेगरी में जैसे वुमेन्स आती है, तो अगर वुमेन्स क्वालिफाई नहीं कर पाती है तो उस सीट पर ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सिलेक्शन मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर ये तो होता है हॉरिजेंटल में, लेकिन वर्टिकल में नहीं मिलता। वर्टिकल में कौन कौन आते हैं, जैसे ओबीसी आता है, एससी आता है, एसटी आता है, ईडब्ल्यूएस आते हैं, वर्टिकल में आते हैं, तो इनमें नहीं हो पाता, ठीक है। चलिए आगे बात देखिए। अगला ये प्रश्न हिमालयन लाइफ पूछ रहे हैं, सर अल्टीमेट डीवी के बाद अगर मेल ओपन कैटेगरी में कुछ सीट खाली हो जाती हैं तो क्या वेटिंग लिस्ट में ईडब्ल्यूएस या किसी कैटेगरी में मेरिट लिस्ट में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ओपन सीट में जंप करेंगे या अपनी ही कैटेगरी में बने रहेंगे, और क्या पदवृद्धि के बाद भी जंप लेंगे ओपन में? देखिए हिमालयन लाइफ जी, ऐसा है, देखिए जब डीवी में अगर ओपन कैटेगरी की कुछ सीट खाली हो जाती हैं, मान लेते हैं कोई कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं, तो उसमें होगा क्या कि वही जो बाकी के जो अवेलेबल कैंडिडेट्स होंगे उसी से ही मेरिट बनेगी, ठीक है। तो अगर कोई उसके बाद कोई ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट्स हैं, मान लेते हैं उसके ओपन कैटेगरी में हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो ओपन कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। जैसे अब मान लेते हैं कि भाई अभी 2 सीटें ओपन कैटेगरी में खाली हो गई, ठीक है, तो अब ओपन कैटेगरी के लिए तो सब लोग अवेलेबल है ना, जो नेक्स्ट हाईएस्ट मतलब कि जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो अवेलेबल होंगे। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे मान लेते हैं कोई एससी का कैंडिडेट्स है लेकिन उसने बहुत ज्यादा मार्क्स ला रखा है, तो ऑफकोर्स वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। वो तो डायरेक्टली वर्टिकल वाला है तो वो तो डायरेक्टली ओपन कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस वाला भी वहां पर आ सकता है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं, एक और भी प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर कि अगर ईडब्ल्यूएस या किसी कैटेगरी में मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ओपन सीट में जंप करेगा या अपनी सीट कैटेगरी बने रहेगा, और क्या पद वृद्धि के बाद भी जंप लेंगे ओपन में? देखिए पद वृद्धि में तो कुछ नहीं, देखिए अगर एक बार जो बंदा जिस कैटेगरी में सेलेक्ट हो गया वो तो चलेगी फाइल, ठीक है। तो जो बाकी बचे हुए पद होंगे, जो भी पद वृद्धि होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही लिस्ट बनेगी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर 700 सीट हैं, ठीक है, और 700 सीट पर सिलेक्शन हो गया है, तो जिनको जिस कैटेगरी में सेलेक्ट कर दिया, अब बार बार उसी कैटेगरी को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जो आने वाले कैंडिडेट्स होंगे वो उनका उसी नियम से सिलेक्शन होगा जिस नियम से होता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं 700 लोग हैं, पद वृद्धि हुई और उसके अलावा क्या कहते हैं कुछ वेटिंग में सीटें खाली रहेगी, तो अगर जितनी सीटें खाली रहेंगी, जैसे कि जनरल की सीट खाली है, महिला की सीट खाली है, तो उसमें वही रूल से भरे हुए जाएंगे, ठीक है, जिस रूल से भरा जाता है। अब ऐसा नहीं होगा कि भाई यहाँ से दोबारा जो पीछे वाले जो बंदे भेज दिए तो उनकी कैटेगरी को चेंज किया जाए ना, तो ये तो बड़ा हेक्टिक का काम। और वैसे भी देखिए जो ये वेटिंग और जो ये सब पदवृद्धि है तो बहुत समय बाद होती है, ठीक है, साल 2-2 साल लग जाते हैं। तो क्या साल 2 साल बाद आप पुराने वाले कैंडिडेट्स को, जिनको आपने सेलेक्ट कर दिया, जिन्होंने 1 साल की जॉब कर भी दिया, अब आप उनकी कैटेगरी को थोड़ी चेंज करेंगे ना। चलिए ये क्या कह रहे हैं, सर मेरे बीएससी के तीनों के है इनका नाम, सर मेरे बीएससी की तीनों मार्कशीट में नाम में डिफरेंस और बीएससी की डिग्री में
सर इसके लिए एक ही एफिडेविट बनेगा अलग अलग? देखिए ये तो एफिडेविट बनाने वाले पे है, तो एफिडेविट में जब कोर्ट में जाइएगा वहां पर पूछ लेना कि यार एक ही एफिडेविट में सब हो जाएगा, अगर वो कहते हैं कि बन जाएगा तो हो गया, एक ही में ले जाओ। ये तो जो एफिडेविट बनाने वाले होते हैं उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक ही एफिडेविट में सब बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है आप कोर्ट में जाएंगे तो वहां पर बोलेंगे अलग अलग एफिडेविट बनाओ, तो अलग अलग बना लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए ये फिर वही वाला प्रश्न है सर, अगर किसी कैटेगरी में पीएच कैंडिडेट नहीं मिलता तो वो पोस्ट ब्लॉक मतलब बैकलॉग होगी या रिलेटिव कैटेगरी को मिलेगी। देखिए अभी तो कुछ इसके बारे में कह नहीं सकते, लेकिन सुनने में आया है कि अगर पीएच कैंडिडेट्स अगर की सीट खाली रह जाती है तो फिर उसके बाद वो जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मामला अभी देखूंगा इसके बारे में, ठीक है, जियो पढ़ूंगा फिर बताऊंगा, ठीक है। ये क्या है, मीनाक्षी रावत जी कहते हैं सर मैंने बीएससी किया है, मेरा कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, मेरे पास मैथ्स स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स था, बीएड में मेरा सब्जेक्ट मैथ्स और इको था, एलटी में अप्लाई करने के लिए मैं कैसे सही करूं, प्लीज रिप्लाई। देखिए अब आप एलटी में किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं? देखिए अगर आप एलटी मैथ्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब तो आपको ग्रेजुएशन में फिजिक्स चाहिए, ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स, तभी जाके आप इसके लिए कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपका इस तरह से कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, आपको फिजिक्स करनी पड़ेगी ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में आपको फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप एलटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज फिर आप अगर किसी और के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एलटी में देखा जाए तो फिर बाकी देखिए इसमें और तो कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता, ठीक है। इकोनॉमिक्स अब एलटी या तो फिर कॉमर्स से होता है, ठीक। अब इसके लिए तो आपके पास एक ही चारा बनता है कि आप एक सब्जेक्ट से कर लीजिए ग्रेजुएशन फिजिक्स में, ठीक है। अदरवाइज फिर आप या फिर आप पीजी मैथमेटिक्स से कर लो, वो आपको लेक्चरर में फायदा करेगा, या फिर आप पीजी इकोनॉमिक्स में कर लो, तब आपके लिए आप प्रवक्ता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। गौरव मैठानी कहते हैं सर ओपन में कौन कौन सी सीट कन्वर्ट हो सकती है अगर उन पे कैंडिडेट ना मिले तो? देखिए ओपन में तो कौन सी सीट कन्वर्ट होगी अगर उसमें उन पे अगर वो कैंडिडेट ना मिले? देखिए ओपन में ही तो सबसे हाईएस्ट लेवल पे कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है। जो सबसे टॉप मार्क्स वाले होते हैं वो ओपन कैटेगरी में ही तो सेलेक्ट होते हैं ना, तो उसमें कोई सीट कन्वर्ट होने का क्या मतलब बनता है? देखिए अगर हाँ ये हो सकता है कि भाई अगर वो SC ST उसमें अगर हाईएस्ट मार्क्स ले आए या ओबीसी के कैंडिडेट्स ले आए तो फिर वो ऑब्वियस सी बात है वो उसमें चले जाएंगे। तो ये इसमें तो ये प्रश्न ही थोड़ा सा अजीब सा है कि ओपन में कौन कौन सी सीट्स कन्वर्ट हो सकती हैं अगर उन पे कैंडिडेट्स ना मिले तो? मिलने तो उसमें नहीं मिलेंगे तो नीचे कहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। जब ओपन कैटेगरी में नहीं मिले तो नीचे SC ST में कैसे मिल जाएंगे ना, तो वो तो ओपन की कैटेगरी में नहीं मिलते हैं तो फिर मतलब नीचे की कैटेगरी में अब हो सकता है कि भाई वुमेन्स का नहीं मिलता है तो फिर ओपन वाले चले जाते हैं वहाँ, ठीक है। और या फिर जैसा अगर आप पीएच की बात करें, अगर फिजिकली हैंडीकैप को नहीं मिलेगा तो फिर वो ओपन में चले जाएंगे, ठीक है। ओपन कैटेगरी में ना मिलने का तो सवाल ही नहीं होता। हाँ ये हो सकता है कि जैसे क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वो सीट तो बेकार हो गई, वो सीट तो समझ लो बेकार हो गई। जैसे कि भाई मैथ्स में 30 सीट थे, 30 में से 24 ही मतलब 6 लोग भर पाए, तो हुआ क्या कि 6 सीट बेकार हो गई, मतलब 6 सीट में कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, 24 सीट बेकार हो गई, तो बेकार हो गई। अब वो उसमें कौन मिलेगा? जब वो ओपन कैटेगरी में नहीं मिल रहा तो नीचे की कैटेगरी वाला कैसे मिल जाएगा, ठीक। तो ये तो बात समझ में आ गया होगा ना। इसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, लोकेश लोनी कह रही है सर फॉर्म भरते समय रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी के सेक्शन में एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन में ऑप्शन पर नहीं भर दिया था, उसके बदले 2 ऑप्शन टिक किए, यू पास्ड हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट फ्रॉम उत्तराखंड, आर योर पेरेंट्स परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड बट रिसाइडिंग आउटसाइड उत्तराखंड, तो अब मुझे क्या करना होगा? प्लीज कुछ नहीं करना होगा, ये चीजें दोनों सही है तो क्या करना है, ठीक है। अब आपको कह रखा है कि भाई एम्प्लॉयमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन में नहीं है तो भाई नहीं है, जरूरी थोड़ी है। अगर वहां पर नहीं वाला ऑप्शन आ रहा है कि इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है, उसके बदले अगर आपने हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट उत्तराखंड से किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपने जो नॉलेज भरी होगी ये आपने सही भरी होगी, ठीक है। आपके पेरेंट्स यहाँ के परमानेंट स्थायी निवासी हैं लेकिन अभी आउटसाइड रह रहे हैं उत्तराखंड से, तो इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पद वृद्धि की कोई अपडेट अभी एलटी पद वृद्धि में तो कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। मीना रावत कहती है सर मुझे इस बार पूरा विश्वास था कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा पर नहीं हुआ, अब तो दोबारा हिम्मत भी नहीं होती प्रिपरेशन करने की। देखिए रावत जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो अभी आपको लग रहा है, लेकिन अभी कुछ समय जैसे बीतेगा फिर दोबारा से फॉर्म आ जाएंगे,
और दोबारा से आप प्रिपरेशन में लग जाइएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आप जल्दी से प्रिपरेशन में शुरू कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी कम समय आप मान लीजिए रह गया है। ठीक है, अब जल्दी ही फॉर्म आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। 2018 के बाद देखिए तुरंत 2020 में आ गए और देखिए अब इसका रिजल्ट भी आ गया। देखिए 2021 मतलब 2020 में आ गए थे, 2020, 21, 22 शुरुआत में ही रिजल्ट आ गया है। तो 2-2 साल के गैप में फॉर्म आ जाते हैं और जब फॉर्म आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अभी से प्रिपरेशन कर दीजिए। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा कि सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई दुनिया भी खत्म नहीं हो गई, अभी आपके पास बहुत सारे मौके रहेंगे। चंद्रेश पी कह रहे हैं स्टार सर्कल ऑफिसर के प्रिपरेशन के लिए सीरीज कंटिन्यू कर दीजिए। सर सीरीज हमने शुरू कर दी है चंद्रेश जी, आप हमारे दूसरे चैनल जैनकी मैथमेटिक्स में ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हमने सीरीज शुरू कर दी है रोज शाम को 6 बजे। वैसे तो ऑल्टरनेट डेज पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन कभी कभार रोज भी प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, इको का क्या सीन है इस बारे में कुछ बताइए। इको का क्या सीन है ये तो मुझे नहीं पता भाई, उसका सीन वही जाने। फिलहाल ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रमोद बर्तवाल व्लॉग कहते हैं सर एएसओ के लिए मैथ्स कहाँ से पढ़े, बुक बताइए। ठीक है, एएसओ के लिए मैंने वहाँ पर चैनल जो बनाया है वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, आप वहाँ पर कोई प्रश्न पूछें। ठीक, बायोलॉजी की कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ के लिए तो मैंने आपको पहले ही बताया है। कट ऑफ के बारे में तो अभी किसी को कुछ भी नहीं पता है। आप जब वहाँ जाएंगे वेरिफिकेशन में तो आपको पता लग जाएगा, कैंडिडेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जहां पर ज्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वहां पर 1-2 दिन का इन्होंने रखी है, मतलब 2 दिन का इन्होंने सेशन रखा है। लेकिन जहां पर एक ही दिन में सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया है वहां पर तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी। मिल जाना आपस में सारे सब लोग, अपने मार्क्स शेयर कर देना, हो जाएगा खत्म खेल ना। इसके बाद रवि आर्या जी, सर क्या ये कैटेगरी के हिसाब से 2 गुना लिए गए हैं या ये वाइज मतलब वैसे ही 2 गुना लिए गए? देखिए कैटेगरी के हिसाब से 2 गुना लिए गए हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज ही होता है। ठीक, वही उसी के हिसाब से लिए जाते हैं। ठीक है, मतलब पोस्ट वाइज के अकॉर्डिंग नहीं, मतलब जो कैटेगरी वाइज होता है उसी के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। ठीक है, वही होता है। ठीक सर, एम्प्लॉयमेंट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ओनली 12th तक मेंशन है, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम डियर राकेश, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। उससे एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन में कुछ मेंशन हो चाहे ना हो, 12th तक भी मेंशन हो, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है सर, लेक्चरर की पोस्ट बढ़ेंगी क्या? देखिए आरजू जी, अभी बढ़ सकती हैं। 25% पद वृद्धि तो होगी, लेकिन ये समझ लो कि पद वृद्धि ये अभी नहीं होगी। 25% पद वृद्धि देखिए 2014 की पद वृद्धि हुई थी 2018 में। ठीक है, 2017-18 में हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि अभी तो रिजल्ट आया है तो पद वृद्धि के चक्कर में अभी फिलहाल ना पढ़े। फिलहाल तो मेरे हिसाब से आगे की प्रिपरेशन करें, पद वृद्धि होगी तो हो जाएगी। ठीक है, और फिलहाल तो 1000 कैंडिडेट्स हैं, 1000 कैंडिडेट्स हैं, इन्हीं में से पद वृद्धि वाले पे सिलेक्शन होगा। क्योंकि 1000 कैंडिडेट्स में से क्या होगा भाई, 715 अगर पद वृद्धि होती तो 715 पोस्ट। अब 715 में तो देखिए मैथ्स की तो उतनी खाली वैसी चलेगी, वो तो गई वेस्ट, उसमें तो कोई मिलने वाला नहीं इनको। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि भाई 300 लोग रिजेक्ट होना। अब देखिए फिर भी 300 लोग स्पेयर में रहेंगे। 1000 में से अगर मान लेते हैं 100 भी हो गए, 200 भी हो गए, 300 भी बाहर हो गए, तब भी 700 के 700 पूरे भर जाते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई 1000 में से पूरे 500 लोग ये बाहर कर दें। ठीक है, तो ऐसा तो मुश्किल है। ठीक सर, न्यू वैकेंसी कब तक आने के चांसेस? सुनीता गोसाई कहती हैं भाई 2-2 साल के इंटरवल में आ जाती है, 2022 लास्ट में आ जाएगी वैकेंसी, आप मान के चलिए। ठीक है सर, नेक्स्ट लेक्चरर वैकेंसी कब तक आ सकती है? सबका वही है। मीनाक्षी सर, न्यू वैकेंसी कब आएगी? मैंने आपको बता दिया न्यू वैकेंसी के बारे में। ठीक है, आरपीटी कहते हैं सब आप आने वाले टाइम में प्रवक्ता में यही पैटर्न रहेगा या फिर हर तरह? अब यार ये तो भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये तो भगवान ही जाने कि क्या होगा। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से पैटर्न तो यही रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से चेंज होना चाहिए। ये पैटर्न मेरे हिसाब से सुटेबल नहीं है। अगर सही कैंडिडेट चाहिए प्रवक्ता में तो मेरे हिसाब से ये पैटर्न को चेंज होना चाहिए। आप चाहें तो टीचिंग पैडागोजी को रख सकते हैं, लेकिन आपको सब्जेक्ट की पहले ही शुरू से ही आपको स्क्रीनिंग एग्जाम में सब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मेंस एग्जाम को आपको अच्छे लेवल का सब्जेक्ट पूछना पड़ेगा, थोड़ा एडवांस लेवल का सब्जेक्ट पूछे तो वहां से फिल्टर होके अच्छे कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह का पैटर्न रहेगा तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्योंकि देखो जीके जीएस और सब्जेक्ट ये दोनों अलग चीज है। जीके जीएस जितना पढ़ने में बहुत जितना समय लगता है उतना ही अपने सब्जेक्ट को पढ़ने में लगता है। अब एक लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम को देने के लिए बंदे को जीके जीएस टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ा और उसी के 2-3 महीने बाद उसको बिल्कुल लेक्चरर। अब देखिए लेक्चरर का जो सिलेबस है, एक सब्जेक्ट है जैसा आप मैथ्स का दे रहे हैं तो मैथ्स के लिए भी आपको सालों की मेहनत करनी पड़ती है। इतने साल आप मेहनत करते हैं तब जाके आपकी एक सब्जेक्ट में पकड़ बन पाती है। तो आप
एक तरफ जहां आप जीके जीएस का पेपर दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप सीधे हटके फिर इस लेवल का पेपर दे रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इससे बढ़िया ये है कि आप एक सब्जेक्ट पूछें स्क्रीनिंग में, फिर उसके बाद आप मेंस में थोड़ा अच्छे लेवल का उसका एडवांस लेवल पूछ लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, एलटी आर्ट के रिजल्ट के बारे में बताइए, अभी तो कोई उसका कुछ पता नहीं है। ठीक है, नेहा राणा क्या कहती हैं, सर मेरा 10th ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में फादर के नेम में इनिशिएट में, मतलब क्या है, सर्टिफिकेट में फादर का फर्स्ट नेम इनिशियल में है, बट कास्ट सर्टिफिकेट में फादर का फुल नेम है, तो क्या कोई सॉल्यूशन होगा? कुछ नहीं करना है, आपने एक एफिडेविट देना है। ठीक है, ओम नमः शिवाय कहते हैं, सर फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, जब से रिजल्ट आया है एलटी का गम नहीं था कि लेक्चरर भी फेल हो गया, बट यकीन था सर कि मेरा होगा, बट नहीं हुआ। कोई बात नहीं ओम नमः शिवाय जी, आप फिर से प्रिपरेशन शुरू करिए, ये तो चलता रहता है। ठीक है, सक्सेस फेलियर तो चलता रहता है, जहां फेलियर है वहीं पर आगे जाके सक्सेस भी मिलती है। ठीक है, हाँ ठीक है सर, आयोग ने 7 डेज का टाइम दिया, बिल्कुल आयोग ने 7 डेज का टाइम दिया है, लेकिन इन्होंने अपनी संनिरीक्षा जो स्क्रूटनी इनकी जो मार्गदर्शिका 2019 है उसमें इन्होंने 21 डेज का बोला था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने बताया था। लेकिन अभी आयोग वाले नियम बार बार चेंज करते हैं। ठीक है, पहले 2 गुना बुलाए, पहले जबकि ये 3 गुना बुलाते थे, इस बार 2 गुना बुला रखे हैं, फिर इन्होंने 7 डेज का दे दिया। अभी इनकी मन मर्जी है भाई, अंदर ही अंदर खाने क्या क्या चीजें चेंज होती रहती हैं, हम तो भाई वही चीज बताते हैं जो एक्चुअली इनके द्वारा रिटर्न में होती है, लिखी हुई। ठीक है, योगिता रावत कहते हैं, सर जो लोग लेक्चरर डीवी में रह जाएंगे उनका आगे कोई चांस होता है? देखिए आगे वही चांस है, अब डीवी में रह जाएंगे, पदवृद्धि होगी तो शायद आगे थोड़ा बहुत चांस बनेगा, अदरवाइज तो फिर यार चांस तो मुश्किल ही होता है। ठीक है, चांस वो हो सकता है पदवृद्धि में अगर हो जाए तो। ठीक है, इसके बाद हाँ सर डीवी पूरा मार्च चलेगा, बिल्कुल चलेगा। Why आयोग is not showing marks in cut off of all appeared candidates? आयोग एक्टिविटीज डाउटफुल, कोऑर्डिनेटर एस बोल रहे हैं। देखिए आयोग का जो नियम है दोस्तों, ये बहुत पहले से है, ऐसा नहीं है कि प्रवक्ता का आया तो एकदम डाउटफुल हो गया। ठीक है, अगर आप यूकेपीएससी के एग्जाम देते होंगे तो आपको आपके मार्क्स फाइनल लिस्ट पे ही दिए जाते हैं, जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तभी जाके पता लगता है। आप कोई भी एग्जाम दे दो, आप इको एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का दो, चाहे आप असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम दो, आप यूकेपीसीएस का एग्जाम दो, लोअर पीसीएस का एग्जाम दो, आपको आपके फाइनल मार्क्स बाद में ही पता लगते हैं। ठीक है, अभी आप लोअर पीसीएस का एग्जाम देंगे, अगर आप प्री देंगे, मेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे, तो इंटरव्यू जब का फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक आपको अपने मार्क्स पता नहीं लगने वाले। ठीक है, आपको सिर्फ ये पता लगेगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है, एक चरण आपका पार हो गया, लेकिन आपको आपके मार्क्स शो नहीं होंगे। मार्क्स आपको उसी के शो दिखाए जाते हैं शुरुआत में जिसको जुड़ना नहीं होता है, जैसे कि स्क्रीनिंग एग्जाम को आपको मार्क्स दिखा देंगे, हाँ ये पता लग जाएगा कि आपके इतने मार्क्स है, आप क्वालिफाई हो गए। ठीक है, क्योंकि उसके मार्क्स तो जुड़ने नहीं। मेंस के एग्जाम क्या होते हैं कि वो लास्ट में ही दिखाई जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फाइनल सिलेक्शन से पहले आपको मार्क्स नहीं दिखाते, ये यूपीएससी से होता है। ठीक है, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहां भी ऐसा ही होता है, और यूकेपीएससी भी वही करेगा ऑफ कोर्स। ठीक है, देवेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं, सर मेरा एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ऑफलाइन बना था, जिसकी डिटेल मैंने एलटी फॉर्म में भरते टाइम भरी थी, लेकिन अब जून 2021 में उसको रिन्यू कराया, ऑफिस वालों ने ऑफलाइन वाला जमा कर दिया, मैंने को रिन्यूअल करके ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिया। अब मेरा क्वेश्चन है एलटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिन्यू वाला चल जाएगा या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट तो वैसे भी इतना नेसेसरी नहीं है, आप नया वाला ले जा लीजिए, पुराने वाले की अगर कोई फोटोस्टेट है तो ले जा लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये प्रियंका नवानी कह रही है, सर एफआरओ में तो 21 तक मेरिट गई, किसी कैटेगरी में ऐसा क्यों? देखिए किसी कैटेगरी में किस में गई, वो उस कैटेगरी को एक बार देख लेना। देखिए जो ये नियम है ना प्रियंका नवानी जी, 45% का जो नियम है वो किस में है? वो है जनरल के लिए। ठीक है, 40% का जो नियम है वो किसके लिए है? वो है ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। SC/ST के लिए 35% का नियम है। अब बाकी है जैसे कि कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, या भूतपूर्व सैनिक है, या अनाथ है, उनके लिए अभी कोई ऐसा नियम नहीं है, तो उनके लिए तो कितनी भी मेरिट जा सकती है। ठीक है सर, एलटी की ज्वाइनिंग की कब तक संभावना है? पहले इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो जाए, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग का देखना। ज्वाइनिंग हो जाएगी, अभी नेक्स्ट सेक्शन तक हो जाएगी आपकी ना। रेनू क्या कहती हैं, सर मेरा स्थायी और जाति प्रमाण पत्र 2007 में बनाया हुआ है, क्या मुझे नया बनाना होगा या फिर अब जाति प्रमाण पत्र आपका कौन सा है पहले वो देखना पड़ेगा ना। ओबीसी का है तो वो तो बार बार हर 3 साल में रिन्यू करना पड़ता है। ठीक है, अगर
स्थाई वाले में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्थाई वाला तो चला लो, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र कौन सा वाला है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। मेल्टी वाला हूँ बल, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं, विकास रावत एकेडमी 21 डेज का टाइम नहीं मिलता सर, ओनली 7 डेज का मिलता है। हाँ हाँ बिल्कुल विकास जी, बिल्कुल 7 डेज का मिला है, अभी आयोग ने 7 डेज का दिया है। अब कुलदीप कुमार जी कहते हैं सर मैंने एग्जाम की फी रसीद नहीं है मेरे, क्योंकि वो हमने डॉक्यूमेंट के साथ आयोग को पोस्ट कर दी थी सर, प्लीज रिप्लाई। कोई दिक्कत नहीं है, फीस रसीद नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आपने उसको डॉक्यूमेंट के साथ पोस्ट कर दी तो उनके पास वहां पर वो फाइल में होगी पड़ी हुई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे अपना फॉर्म को डाउनलोड करेंगे जो आपने फॉर्म भरा था, ठीक है। अरुण सिंह कहते हैं गुरुजी एलटी का नहीं होगा अप्रैल से पहले, अप्रैल में भी कंफर्म नहीं है यूकेटीएससी का। ठीक है, हम भी ये चाहते हैं, अगर ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना है कि अभी आचार संहिता लगने के बाद हो सकता है कि हो जाए, क्योंकि यूकेटीएससी भी वेट कर रहा होगा आचार संहिता खत्म होने का, ठीक है। क्योंकि यूकेटीएससी संवैधानिक नहीं है, यूकेपीएससी तो संवैधानिक है, वो तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। दीपक भंडारी कह रहे हैं सर पॉलिटेक्निक लेक्चरर के बारे में भी वीडियो बनाने की कृपा करें। अभी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का तो कुछ पता नहीं है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर की तो कब से पोस्ट का हम भी वेट करें, 2014-15 में आई थी, उसके बाद से कुछ होगा तो बताऊंगा, ठीक है। हिमानी जोशी कह रहे हैं सर एलटी में आप वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ क्या रहेगी, वीडियो बनाएगा, ठीक है, जब होगा तो बताएंगे, ठीक है। सर यदि बीए एमए मार्क्स की एक ही यूनिवर्सिटी से क्या है तो क्या एनरोलमेंट नंबर सेम होना जरूरी होता है, इफ इज नॉट द सेम विल बी एनी इश्यू। देखिए एक ही यूनिवर्सिटी से किया है तो एनरोलमेंट नंबर तो सेम होता है वैसे जनरली, ठीक है। अगर आपने एक ही यूनिवर्सिटी से किया होता है तो एनरोलमेंट नंबर आपका सेम होता है, ठीक। तो देख लेना, अगर वो नहीं सेम है तो इश्यू तो नहीं आना चाहिए, लेकिन एनरोलमेंट नंबर वैसे सेम होता है, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। के क्या कहते हैं सर मेरे बीएसयू की 3 सालों की मार्कशीट और बेसिक डिग्री में नेम डिफरेंस है। हाँ ठीक है, तो खैर हो गया है, ठीक है। तो काफी सारे प्रश्नों के जवाब हमने आपके दे दिए हैं, वही प्रश्न इसमें है। आरओ का नोटिफिकेशन हमने बोला था कि फरवरी में आएगा, ठीक है। आरओ का जब आना होगा तो आ जाएगा, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है, ठीक है। और ये पूजा बिस्ट कह रहे हैं सर मेरे पास रोल नंबर वाले आवेदन पत्र और रसीद नहीं है, आप कैसे निकालेंगे। कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है, ठीक है, उसका जवाब आपको दे दिया। प्रीति क्या कह रहे सर इन्होंने शाखा अलग तो दी नहीं है, फिर अलग अलग शाखा की बात क्यों। प्रीति जोशी जी वहां पर दिया तो है, जनरल का अलग दिया है, देखिए सामान्य शाखा और वुमन शाखा का दिया तो है, ठीक है। मालिनी घाटी कहते हैं सर मेरे पास मुख्य परीक्षा की रसीद नहीं है, क्या होगा मार्गदर्शन करें। अरे कुछ नहीं होगा यार, जाओ वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सभी लोग ये रसीद का रोना रो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, यहाँ पर आप जा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, फीस रसीद के लिए दिक्कत करने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने कोशिश करी है जितने भी प्रश्नों के जवाब हैं, अभी तो दिन में मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी शाम तक कितने प्रश्न आते हैं फिर कोशिश करूंगा। और महत्वपूर्ण सूचना कि अब मैं 2-3 दिन तक वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मेरी भी दोस्तों इलेक्शन ड्यूटी है और 16 से ही मैं अब वीडियो बनाना शुरू करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।